यहाँ पर जो हमारे बीजीय चर होते हैं वह अंग्रेजी के ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक भी होते हैं। अभी हमें इतना ध्यान देना है। और भी हमारे पास समस्याएं हैं। ये चर पढ़े थे, फिर हम उसके बाद पढ़ लिए थे व्यंजक। व्यंजक में इसका अर्थ ही बीजीय व्यंजक है। जैसे यक्स प्लस 5 ये भी हमने पढ़ा, या 5 यक्स माइनस 2 ऐसे भी पदों को पढ़ा था। ये हमारे व्यंजक होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा 6 में समीकरण। समीकरण क्या होते हैं? ये एक समानता सूचक शब्द होते हैं जो हमारे इस व्यंजक के कथन को किसी दूसरे अंकीय या बीजीय तथ्य से तुलना कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ जो ये बराबर का चिन्ह होता है, वे इसी बराबर के चिन्ह के द्वारा ही हमारे समीकरणों का निर्धारण होता है कि ये हमारे लिए एक समीकरण है। और प्रत्येक समीकरण के लिए एक उपयुक्त हल भी मिलता है, और वही हल हमारे इस बीजीय चर का मान होता है। हम लोगों ने इसे पढ़ा था। और इसके बाद हम लोगों ने इसे हल करना भी पढ़ा था। तो ये बीजीय व्यंजक क्या है? एक जो हमारे बीजीय व्यंजक हैं वो हमारे कथनों का गणितीय निरूपण है। जो हमारे कथन होते हैं वो गणितीय निरूपण हैं। और ये जो बीजीय पद होता है ये अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने का एक आधार होता है। अज्ञात से ज्ञात, अर्थात हमें जो नहीं ज्ञात है उसका एक बीजीय मान लिखकर हम अपने इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और उनका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने कक्षा 6 में गणितीय कथन और उनका व्यंजक बनाना सीखा। और इस प्रकार हमने जैसे देखिए, अब हम यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे? ये हमारा व्यंजक है। इसको हम पढ़ सकते हैं यक्स में 5 जोड़ने पर। इसको पढ़ सकते हैं यक्स के 5 गुने से 2 कम। ये इस प्रकार हमारे लिए व्यंजक बनते हैं। और इसी को हम पढ़ेंगे यक्स के 5 गुने से 2 कम है वो बराबर 28 है। इस प्रकार ये हमारे पद लिखे जाते हैं, व्यंजक और समीकरण। इसी क्रम में हम इनका अध्ययन करते हैं। समीकरण एक समानता सूचक शब्द है। यह जिस प्रकार हमारा बैलेंस या जिसको हम लोग तराजू कहते हैं, तुला बैलेंस, उस आधार पर ये हमारा होता है। इसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अगर हम किसी पक्ष में कुछ दोनों पक्षों में समान रूप से कुछ रख देते हैं या निकाल देते हैं तो उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम ये हमारे बीजीय व्यंजक हो गए, ये समीकरण हो गए। अगले पद में हम पढ़ेंगे, पहले तो हम पक्ष पढ़ लेते हैं। इसमें पक्ष क्या है? पक्ष का निर्धारण हमारे इस बराबर के चिन्ह से होता है। ये जो हमारे दाएं हाथ की तरफ है हम इसको दायां पक्ष कहते हैं, और जो इसके बाईं तरफ होता है हम इसे बायां पक्ष कहते हैं। दायां पक्ष कहते हैं
और जो बाईं तरफ होता है हम उसे बायां पक्ष कहते हैं। तो हमें पक्ष भी समझ लेना है। और इसके बाद हमारे लिए एक शब्द होता है पद। ये जो बीजीय पद होते हैं, चलो हम यहाँ बीजीय भी लिख देते हैं। बीजीय पद जैसे अब यहाँ देखिए हमारे बाएं पक्ष में लिखा है 5x ऋण 2, दाएं पक्ष में अकेला लिखा गया है 28। तो हम कहेंगे कि हमारे दाएं पक्ष में केवल एक पद है जिसका मान 28 है। जिसका मान 28 है। और हमारे जो बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में 5x ऋण 2 है। अब यहां जब हम पद पढ़ेंगे तो पदों का निर्माण कब होता है? कहा पद जोड़ने और घटाने से ही बनते हैं। पद जब प्लस होता है या माइनस होता है तब हमारे पदों का निर्धारण होता है। ये प्लस माइनस ही हमारे पद निर्धारण के आधार हैं। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं? हमारे इन अंकों के बाएं भाग पर प्राप्त होते हैं। जैसे हम यहाँ 2 है, 2 से पहले ऋण है तो हम कहेंगे ऋण 2 एक पद है। ऋण 2 एक पद है। 5x, लेकिन यहाँ हमें कोई चिन्ह नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने पढ़ा है कक्षा 6 में भी। और जब यहाँ कोई चिन्ह ना हो तो हम उसे धनात्मक का व्यवहार मानते हैं, या कि वो धनात्मक होता है। तो हमारे यहाँ जो बीजीय पद है, इसका एक पद है 5x और दूसरा पद है ऋण 2। पहला पद है 5x और दूसरा पद है ऋण 2। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों को पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। यहाँ पर हमने पद पढ़ लिया। अगर यहाँ पर और कुछ लिखा जाए, देखिए जैसे यहाँ लिख दिया गया x धन y ऋण z। अगर ये लिख दिया गया तो यहाँ देखो, यहाँ x के पहले धन होगा तो एक पद इसका ये भी होगा, ये इसका दूसरा पद होगा और ये एक इसका तीसरा पद होगा। तो जो हमारे धन है, जो ऋण है, वही हमारे लिए पदों का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार हमें पदों के निर्धारण में धनात्मक और ऋणात्मक का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गुणा और भाग ये हमारे पद निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं होते। गुणा और भाग हमारे पद निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। और इस प्रकार हम अपने पदों को अलग करने के लिए ऐसा पढ़ लेते हैं। जैसे भी यहाँ लिख दिया जाए 5x घात 2 धन 3xy। इस प्रकार हम इसे एक बीजीय व्यंजक कहेंगे, इसलिए हम इसे एक व्यंजक कहेंगे। तो आज हमने इतना पढ़ लिया है। यहाँ पर हमारे पास 2 पद हैं। पहला पद है 5x घात 2 और दूसरा पद है धन 3xy। चलिए ऐसे ही हम क्रमानुसार पढ़ते रहेंगे। और जो हमारा अभ्यास है, प्रश्नावली है, इसका 12.1 हम थोड़ी देर के लिए ध्यान देकर देख लेते हैं कि यहाँ जो हमारा यह अभ्यास है किस क्रम में है। इसमें बहुत सी प्रक्रियाएं हैं।
जो क्रमानुसार हम पढ़ेंगे, गुणनखंड भी पढ़ेंगे, गुणांक भी पढ़ेंगे, गुणनखंड भी पढ़ेंगे और गुणांक भी पढ़ेंगे। अब ये हमारा जो 12वां अभ्यास है, ये अभी तो कक्षा 6 का ही है। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में चर, अचर और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह हमने कक्षा 6 में भी पढ़ लिया था। आज हम उसी का पुनर्अभ्यास करेंगे। जैसे लिखा है, संख्या y में से z को घटाना, तो क्या लिखेंगे बता सकते हो? आयुष या अंशिका बताओ। अगर ये लिख दिया जाए संख्या y में से z को घटाना है तो कैसे लिखा जाएगा? चलिए अब यहाँ पर तुम लोग इसे ध्यान देना और हम अपने प्रश्न के लिए चलते हैं। जिसे लिखा गया है पहला प्रश्न, ये हमारा अब एक्सरसाइज 12.1 शुरू है और जिसमें हमारे लिए साधारण रूप से प्रश्न है। एक्सरसाइज 12.1 है, जिसमें हमारा ये है, कह रहा बीजीय व्यंजक बनाओ। इस पहले में ए है, संख्या y में से z का घटाना, z को घटाना है। हम इसे कैसे लिखेंगे? सबको पता है, समझ में भी है, तो कैसे लिखेंगे? देखो, y में से z घटाना है। जैसे हम लिखते हैं 5 में से 2 घटाओ तो 5 में 2 लिखते हैं, वैसे y में से z घटाना है तो लिख देंगे y ऋण z। इस प्रकार हमारा ये बीजीय व्यंजक बन जाएगा। अगर हमसे कोई कहे बेटा 10 में से 5 घटा दो, तुम लोग कैसे लिखोगे? तब लिखोगे 10 ऋण 5, क्योंकि 10 में से घटाना है, तो y में से घटाना है तो y ऋण z। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को ध्यान देते रहेंगे। फिर दूसरा खंड जो लिखा है, संख्या x और y के योग का आधा। यहां लिख रहा है बी का सेक्शन। हमारे पास संख्याएं हैं, संख्याएं या संख्याओं x और y का योग या के योग का आधा। यहां हम क्या देख रहे हैं? आधा। तो हमारे पास यहाँ 2 है, संख्याएं x और y हैं। कराए इनका पहले योग निकालो, इनका पहले योग निकालो। तो हम योग के लिए जोड़ने का क्रम करेंगे, x धन y, और फिर करा योग का आधा भी करो। 2 खंड है इसमें, योग का आधा करो, और आधा करने के लिए हम इसको भाग देंगे। इसके लिए हम पहली प्रक्रिया हमारा ये, तो पहली प्रक्रिया के लिए हम इस समूह चिन्ह कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। ये हमारी क्रियाओं को अलग करता है। पहली क्रिया हमने की, x और y को जोड़ा और फिर करा आधा करो, और आधा करने के क्रम में हमने लिख दिया भागे 2। इसको हम इस क्रम में भी लिख सकते हैं, x धन y, और पूरी लाइन खींच करके बटे की 2 भी लिख सकते हैं।
इस क्रम में भी हम अपने इस प्रश्न को लिख सकते हैं। ये हमारे कक्षा 6 में भी हमने इसे पढ़ लिया था। यहाँ इसमें बेटे तुम्हारे पास 8 प्रश्न हैं और हम इन्हें क्रमानुसार सरल भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। प्रशांत बेटा समझ में आगे समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आज तीसरा प्रश्न है, सी है, करा है संख्या जेड को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, स्वयं उससे गुणा किया जाता है, उसी से गुणा करते हैं। संख्या जेड को स्वयं उससे गुणा, देखो जो हमारी संख्या जेड है स्वयं उससे गुणा करता है कि हम जेड को जेड से ही गुणा करेंगे। ये इस प्रकार जब हम गुणा करते हैं तो हमने पढ़ा था कि गुणा करने में बीजीय पदों में घातें बन जाती हैं। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं जिसे जेड गुणे जेड 2 बार गुणा है, 2 बार गुणा को हम ऐसे ना लिख करके इन घातों के रूप में भी हम लिखते हैं। तो लिख देते हैं जेड की घात 2। जितनी बार गुणा होगा क्रमानुसार क्रमशः गुणा, वो हमारा घातांक के रूप में लिखा जाएगा, घातांक के रूप में लिखा जाता है। हम अपने अगले प्रश्न के क्रम में देखते हैं कि हमारा ये अगला प्रश्न किस आधार पर सरल होता है। अब यहाँ पर ऐसे हमारे पास डी भी है, ई भी है और एफ भी है, या कि सी। अच्छा, हम इस खंड क्रम में बेटे तुम्हारे पुस्तक में ABCD नहीं है, रोमन अक्षरों का प्रयोग हुआ है, हम वो लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे सर ये तो अलग हो गया। और ये थर्ड प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी फोर्थ प्रॉब्लम को चेक कर लेते हैं तो फोर्थ प्रॉब्लम में लिखा है संख्या P और Q के गुणनफल का 1/4 संख्या P और Q के गुणनफल का 1/4। अब यहां देखो, हमें जो प्रश्न है इनको जब हम पढ़ लेंगे तब हमारी शंका या हमारी समस्याएं वहीं हल हो जाती हैं। प्रश्नों में ही उनके उत्तर छिपे होते हैं। इस क्रम में जब हम इसे देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये 1/4। इसके लिए पहले हम यहाँ पार्ट में पढ़ते हैं। कह रहा है संख्या हमारे पास क्या है, P और Q, और P और Q का गुणनफल। गुणनफल के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा P और Q में। तो हम लिखेंगे P गुणे Q और P और Q का गुणा हो जाएगा PQ। क्या हो जाएगा? PQ। इस प्रकार भी हम इन्हें लिखते हैं। और जब गुणा कर दिया, कह रहा 1/4। 1/4 क्या होता है? 1/4 को लिखते हैं 1/4। 1/4 का के लिए हम यहाँ गुणा भी फिर लिख सकते हैं, गुणे 1/4।
और इस प्रकार जब हम लिखते हैं P गुणे Q गुणे 1/4, तो हम क्या लिखेंगे? PQ गुणे 1/4, और गुणा करने में हमें क्या मिल जाएगा? ध्यान देना, PQ को 1 से गुणा करोगे तो PQ हो जाएगा, और बटे 4 के लिए हम यहां लिख देंगे। हम अपने इस क्रम में भी लिख सकते हैं और इस क्रम में भी लिख सकते हैं। PQ गुणे 1/4 भी लिख सकते हैं, या PQ/4 भी लिख सकते हैं। ये हमारे प्रश्नों के अनुसार। हम इन प्रश्नों को अपने विवेक के अनुसार भी हल कर सकते हैं। अब कह रहा है यहाँ दूसरा 5वें खंड में लिख रहा है, दोनों संख्या x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। वर्ग हम लोगों ने पढ़ा है, वर्ग क्या होता है? कि जब हम यहाँ इसको निवेश कर देते हैं अगले प्रश्न के लिए, 5वां खंड लिखा है कि संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। वर्ग के लिए देखो, ये जो हमारा 5वां खंड है, संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो देखो बेटे, यहां संख्या x का भी वर्ग निकालेंगे और y का भी वर्ग। वर्ग के लिए क्या होता है? संख्या x का वर्ग होगा, वर्ग के लिए घात 2 लिखी जाती है। x का वर्ग हो गया x घात 2, y का वर्ग हो गया y घात 2, ये y घात 2। और फिर दोनों को जोड़ा जाता है, और फिर जोड़ने के लिए हम लिख देंगे x घात 2 धन y घात 2। इस क्रम में हम अपने इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अपने इन प्रश्नों को यहाँ पर हल कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संख्याओं पहले हम x और y का वर्ग इतना हम पढ़ेंगे। तो x का वर्ग हो गया x घात 2, y का वर्ग हो गया y घात 2, और फिर इनको जोड़ा जाता है तो x घात 2 प्लस y घात 2। इस क्रम में हम इनको सरल कर लेते हैं। अपने इन्हीं प्रश्नों को इस क्रम में हल कर लेते हैं, और इसी प्रकार ढेर सारे प्रश्न हैं जो इन्हें बीजीय व्यंजक के रूप में हमें लिखना। ऐसे 6वां खंड है, संख्या m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। लिख लेते हैं हिंदी में, संख्या m और n के गुणनफल का 3 गुना। संख्या m और n के गुणनफल का 3 गुना। अब हम इस प्रश्न को संक्षेप में लिखते हैं, संख्या m और n के गुणनफल का 3 गुना।
गुने में संख्या 5 जोड़ना, संख्या 5 जोड़ना है। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? देखो, हम कुछ नहीं है, जो हमारे इसके स्टेप्स हैं हम उनको पालन करें। यम और यन का गुणनफल, इतना पहले समझो। यम और यन के गुणनफल के लिए लिखेंगे हम यम गुणे यन, यानी कि ये हो जाएगा हमारा यम यन, इस क्रम में लिखेंगे। फिर गुणनफल का 3 गुना, फिर यहाँ का के लिए गुणा करेंगे 3 और इसको लिख देंगे 3 यम यन, 3 यम यन, इस क्रम में लिखेंगे। ये हो गया। और उसके बाद करा इसमें 5 जोड़ना है। अगले क्रम में हम लिखते हैं यहाँ 3 गुने में 5 जोड़ना, तो ये हमारा 3 गुना हो गया 3 यम यन प्लस 5। तो जब हम इसे स्टेप वाइज हल करते रहेंगे अंत में हमारा ये बीजीय व्यंजन हमें प्राप्त हो जाएगा। पहले हमने अपने इस खंड को हल किया कि यम और यन का गुणनफल, गुणनफल के लिए यहाँ गुणा कर दिया गया। फिर करा गुणनफल का 3 गुना, दूसरे स्टेप के लिए हमने ये प्रयोग किया 3 गुना। 3 गुना करने पर हमें मिला 3 यम यन, और फिर 3 यम यन मिल गया, करा इसमें 5 जोड़ दो, तो हमने फिर अपने 3 यम यन में 5 जोड़ दिया और इस प्रकार हमें हमारा बीजीय व्यंजक मिल जाता है। जब हम अपने प्रश्नों के अनुसार उनको हल करने का प्रयास करते हैं तो हमें हमारे प्रश्नों के हल मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो पढ़ते हैं इसी में ही हमारे, इसी कथन में हमारे प्रश्न छुपे होते हैं। आवश्यकता होती है उन्हें स्टेप बाय स्टेप आगे चलने की और आगे बढ़ने की। जैसे हमारा 7वां प्रश्न है, देखो क्या लिख रहा है, कराए पहले ही 10 में से संख्या से संख्याओं x और y के संख्या y और z लिखा गया, चलो हम यहाँ चेंज कर देते हैं, y और z के गुणनफल को घटाना। तो अब यहाँ 10 में से घटाना है x और y और z का गुणनफल। जब हम इसको हल करेंगे y और z के गुणनफल के लिए y गुणे z, फिर हमें मिल जाएगा yz, हमें मिल जाएगा yz। अब yz हमें मिल गया, कराए इस 10 में से इसको घटा दो, गुणनफल को घटाना है, यहां पढ़ लो गुणनफल को घटाना। और इसके लिए हम प्रश्न करते हैं कि गुणनफल को घटाना है तो किसमें से, यहीं पर लिख दिया है 10 में से गुणनफल को घटाना है। किसी ने कहा भाई इस प्रश्न को पढ़ लो, कह रहा है गुणनफल को घटा देना है, तो हमारा अगला प्रश्न होगा भाई साहब किसमें से घटाना है, तो कहेगा 10 में से। तो 10 में से जब घटाना है तो 10 माइनस yz, लो भाई आपका प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया। हमने 10 में से y और z के गुणन को घटा दिया। इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप चलते हुए अपने इन प्रश्नों को, अपनी इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। और इसी में जो तुम्हारा 8वां खंड है या अंतिम खंड है
उसके लिए हम ट्राई कर लेते हैं। ध्यान देना है, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। चलिए अब हम लिखते हैं संख्याओं a और b। यहां पर हमारे पास बीजीय पदों में दो संख्याएं हैं, एक a है और एक b है। ए बी के गुणनफल, एक स्टेप यहां कंप्लीट हो जाएगा। करा संख्या a और b के गुणनफल, फिर आगे क्या लिख रहा है इसमें ही पढ़ लेते हैं। में से फिर लिख रहा है उनके योग को घटाना, उनके योग को घटाना। यहां दो है, एक तो ए बी का गुणनफल है, फिर दूसरा उनका योग है, और तीसरे में घटाना भी है। तो हम यहाँ तीन प्रक्रियाएं करेंगे। अगर हम यहाँ पहले निकालते हैं, अपनी संख्याओं को हल कर लेते हैं, ए बी का गुणनफल ए गुणे बी, और इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं। तो हमने एक उनका गुणनफल लिख लिया। दूसरे क्रम में उनका योग भी लिखना है। योग के लिए लिख लेंगे a प्लस बी। हमने लिख लिया a प्लस बी। लाइट बिल भर दे सबका। ये उनका गुणनफल हो गया और ये योग हो गया। करा गुणनफल में से योग घटाना है। ये हमारा गुणनफल है, इसमें से इस योग को घटा देना है। तो क्या लिखेंगे, ए बी माइनस, ये योग की प्रक्रिया है, इस ग्रुप को हम लिख लेंगे ए प्लस बी, क्योंकि पहले मैंने योग किया है और फिर यहां इसे हमें घटा देना है। इस प्रकार हमें अपने इन व्यंजकों की आधारभूत जो भाषा है, इनकी जो प्रकृति है, हमें उसको पढ़ते हुए, ध्यान देते हुए अपने व्यंजकों का निर्माण करना है। व्यंजन निर्माण करना ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और इन पर हमें बार बार ध्यान भी देना चाहिए, और इन पर हमें बार बार अभ्यास भी करते रहना चाहिए।